कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि शाइन की प्रिंसेस है। वो अपने खड़े सामने हमारे मेन कैरेक्टर जिंता से बोलती है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ जिंता। मुझे पता है कि तुम अपने फर्ज में बंधे हुए हो, लेकिन मेरी शादी अब किसी और से तय कर दी गई है। इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे साथ भागकर नई फैमिली को शुरू करना चाहोगे। तब जिंता प्रिंसेस का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आप जानती हैं कि मेरा फर्ज आपकी प्रिंसेस के टाइटल से है। मेरा फर्ज है कि मैं हमेशा ही आपको बचाए रखूं, न कि आपसे ही शादी करूं, तो मुझे माफ कर देना। इसके बाद प्रिंसेस की जिससे शादी तय हुई होती है वो प्रिंसेस की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा होता है। उसे गुस्सा इस बात से नहीं था कि प्रिंसेस जिंता से प्यार करती है, बल्कि उसे गुस्सा इस बात से था कि जिंता भी उनको प्यार करने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। प्रिंसेस प्यार में तो पहले ही हार चुकी थी, इसीलिए वो खुद ही अपने कपड़े खोलने लगती है। लेकिन यहाँ जिंता की छोटी बहन ये सब कुछ देख रही होती है और वो बोलती है, तो तुमने मेरे भाई के साथ धोखा करा प्रिंसेस। ये अभी यही नहीं जानती है कि जिंता ने उसे मना कर दिया है, पर इसे लग रहा होता है कि प्रिंसेस ने इसके साथ धोखा किया है। वो बोलती है कि मेरे भाई को मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो मेरा भाई है, पर तुम्हारे पास तो सब कुछ था। मुझे लगा कि तुम उससे प्यार करती हो, लेकिन तुमने इस आदमी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है। और अब वो अपनी दूसरी साइड की आँख की पट्टी को हटा लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर एक डीमन का ब्लड है और वो पूरी तरह से अपनी डिमोनिक फॉर्म में आ जाती है। लेकिन ऐसे ही ज्यादा मस्त लग रही है। खैर, जब तक जिंता यहाँ पहुँचता तब तक उसकी छोटी बहन प्रिंसेस का गला उसके धड़ से अलग कर देती है। अपनी बहन के इतने भयानक रूप को देखकर जिंता समझ जाता है कि वो एक डीमन है। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डीमन स्लेयर जैसा लगने लगा है। जिंता की आंखें पूरी लाल हो जाती है। यहाँ उसने अपने प्यार को नहीं बल्कि अपनी छोटी सी प्यारी बहन को और उसकी इंसानियत को भी खो दिया है। अब वो अपने हाथों उसको मारने जा रहा है। जिंता पुराने दिनों को याद करता है जब उसकी छोटी बहन ने उससे कहा था, भैया आपको चाहे मुझ पर कितना भी गुस्सा आ जाए, लेकिन आप मुझे एक चांटा भी नहीं मार पाओगे। ये सोचते सोचते जिंता अपनी बहन को मार डालता है। अब इसके बाद कहानी कुछ साल पीछे जाती है, जब जिंता एक बच्चा था। यहाँ उसका फादर उसकी छोटी बहन को बहुत मार रहा होता है, क्योंकि वो आधी डीमन पैदा हुई। उसकी बहन बोलती भी है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं कि मैं आधी डीमन पैदा हुई, लेकिन उसका बाप एक नहीं सुनता। वो उसे मारता हुआ घसीटता हुआ स्टोर रूम में बंद कर देता है। कुछ समय बाद काफी तेज बारिश होने लगती है। जिंता छुपते छुपाते अपनी बहन को स्टोर रूम से निकालने जाता है, पर वो पाता है कि वो तो वहाँ है ही नहीं। अब वो भागता है उसे ढूंढने के लिए, और फिर वो देखता है कि उसकी बहन सुजुमे बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी है। वो अपनी बहन से माफी मांगता है कि उसे कुछ न कुछ तो करना चाहिए था। बारिश में पूरी तरह से भीग जाने की वजह से सुजुमे की डीमन आई पूरी तरह से दिख रही होती है। वो अपने भाई से बोलती है कि मैं एक कर्स चाइल्ड हूँ, मुझसे दूर रहो वरना फादर तुम्हें भी मारेंगे। सुजुमे इस भीगती बारिश में रोए जा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू को देखकर जिंता भी रोने लगता है और वो बोलता है, आज के बाद तुम्हें कोई छू नहीं पाएगा और हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर उसकी बहन एकदम शांत हो जाती है, मानो जैसे वो यही सुनना चाहती थी। वो चाहती थी कि हमेशा ही कोई उसके लिए स्टैंड ले। आधी रात में जिंता अपनी बहन का हाथ पकड़कर यहाँ से भाग जाता है। वो भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन अब ठंड के कारण दोनों को काफी अजीब लगने लगता है। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। उनके लिए सब कुछ थम गया था, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि अगर वो मरेंगे तो भी साथ मरेंगे। उनकी सारी उम्मीद खोने लगी थी। तभी यहाँ एक आदमी उन्हें अप्रोच करते हुए बोलता है, अगर तुम लोग के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो क्या कहते हो, मेरे साथ चलना चाहोगे? अगले सीन में जिंता की आँख खुलती है और वो खुद को एक आदमी की पीठ पर पाता है। अब वो आदमी उसे नीचे उतारता है, बताता है कि यहाँ से मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। वो आदमी उन दोनों को अपने विलेज ले आता है, जहाँ पर वेपन्स को बनाया जाता है डीमंस के खिलाफ लड़ने के लिए। अब वो आदमी उन दोनों को अपनी बेटी से मिलाता है, जो कि उसकी मुंह बोली बेटी है। वो लड़की अपना नाम शय युकी बताती है। शुरुआत में वो दोनों काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों में ही वो पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं। जिंता और उसकी बहन के लिए ये तो एक नई फैमिली थी, और उन्हें यहाँ पर एक फीमेल दोस्त भी मिल चुकी है जिसका नाम चितोस है। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा होता है, मानो कि ऐसा ही सब कुछ होना चाहिए था। इन तीनों की नई दोस्त चितोस से, जिसकी माँ की डेंगो शॉप होती है। चितोसी भागकर अपनी मदर के गले मिल जाती है और काफी खुश होती है। उसको ऐसा देखकर शिरोयुकी को अपनी मदर की याद आने लगती है, और अब घर जाते वक्त जिंता शिरोयुकी से उसकी मदर के बारे में पूछने लगता है। वो बोलता है कि जब से मैं इस विलेज में आया हूँ मैंने तुम्हारी माँ याकोजी के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं उनका काफी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो इस जगह की मालकिन है और उन्होंने बिना किसी दिक्कत के हम दोनों को यहाँ रहने दिया। लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो कभी भी श्राइन से बाहर नहीं आती और बस वहीं से ऑर्डर देती है। तब शिरोकी बताती है वो इसलिए क्योंकि उनका रैंक इत्सुकी हिमे का है। ये एक जापानीज स्लम है और इसका मतलब होता है विलेज का लीडर या ऐसा ही कुछ, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ। इन्हें यहाँ पर मीको फायर गॉड के नाम से भी जाना जाता है, और इस वजह से ही विलेज के काफी लोग तो उन्हें देख भी नहीं सकते। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग, जिनमें हमारे फादर भी आते हैं,
वही उनसे मिल या उन्हें देख सकते हैं। यहाँ तक कि मैं उनकी बेटी हूँ, पर मुझे भी उन्हें देखने की परमिशन नहीं है। लास्ट टाइम 1 साल पहले मैंने उनका चेहरा देखा था, पर तब से मैं उनको ये शकल भी भूल चुकी हूँ। इसी वातावरण के साथ जिंता धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वो अपने फादर जिन्या यानी जो उसे यहाँ पर लाए हैं उनसे स्वॉर्डमैनशिप भी सीखने लगता है, लेकिन उनसे स्वॉर्डमैनशिप में हारने के बाद उसे लगता है कि वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा है। तब शोरोकी उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है कि तुम अच्छे बन ही जाओगे। जिंता उससे बोलता है कि इतने बड़ों की तरह मेरी बड़ी बहन की तरह एक्टिंग करना बंद करो, जिस पर वो बोलती है कि आगे जाकर मुझे इस विलेज को संभालना है तो मुझे ये तो करना ही होगा। पर असल में शोरोकी को अपने इतना पास देखकर जिंता ब्लश करने लगता है। तभी यह सुजुमे भी आ जाती है और अब दोनों ही हाथ देखकर जिंता को खड़े करने लगती हैं। अब तभी ये सीन यहाँ पर कट होकर हमें काफी साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंता अब काफी बड़ा हो चुका है। यहाँ शिरोशुके भी पूरी अपनी मदर की तरह बन चुकी है और विलेज को संभालने लगी है। और जिंता भी बड़ा होने के साथ साथ एक कमाल का स्वॉर्डमैन बना है। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही प्रिंसेस का पर्सनल बॉडीगार्ड भी है। जिंता एक गार्डियन बन चुका है और सिर्फ उसके ही पास ये हक है कि वो प्रिंसेस से पर्सनल में बैठकर बात कर सकता है। प्रिंसेस की काफी तारीफ करती है कि तुम काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हो। इसके लिए जिंता उनका काफी फॉर्मल तरीके से शुक्रिया अदा करता है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों ही अब काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो चुके हैं। यहाँ शिरोयुकी एक प्रिंसेस है और जिंता सिर्फ उसका एक स्लेव, उसका एक नौकर है। अब प्रिंसेस उससे पूछती है कि बताओ इस बार तुम्हारा सामना किस तरह के डीमन से हुआ। जिंता बताता है कि इस बार वाला डीमन किसी भी इंसान का रूप ले सकता था और ऐसे ही रूप बदलकर वो हमारे विलेज में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मेरे हाथों मारा गया। हमें पता चलता है कि जिंता पूरे विलेज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन है। यहाँ हम उसके मुंह बोले बाप को देखते हैं जो कि बोलता है शायद वो डीमन प्रिंसेस के पीछे आया होगा। डीमंस 1000 सालों तक जी सकते हैं लेकिन वो अमर नहीं होते और इसलिए उनका मानना है कि अगर वो प्रिंसेस को खा लेंगे तो वो शायद अमर हो जाएं। अब यहाँ रिवील होता है कि जिंता और प्रिंसेस का जो मुंह बोला बाप है उसका खुद का एक बायोलॉजिकल यानी सगा बेटा है और उसका नाम है साकुन। ये वही बंदा है जो शुरुआत में प्रिंसेस की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। साकुन जिंता का राइवल था, लेकिन जिंता उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो जिंता की बेइज्जती करने का एक मौका नहीं छोड़ता और भरी सभा में बोलता है हमारा जिंता तो सिर्फ पागलों की तरह तलवार लहराने के अलावा कुछ नहीं जानता, बिल्कुल बेकार है ये। जिंता भी चुप नहीं रहता और बोलता है लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी बेइज्जती करी थी, बहुत गंदी तरह तुम्हें हरा कर, तुम्हें याद तो है ना। तब प्रिंसेस दोनों को उनका मुंह बंद रखने के लिए बोलती है। प्रिंसेस दोनों पर गुस्सा करने लगती है। तब जिंता अपना सर झुकाकर माफी मांगता है। प्रिंसेस बताती है कि सारे डीमन हमारे विलेज पे लगातार अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इस लेजेंडरी योराई स्वॉर्ड को लेना चाहते हैं। ये स्वॉर्ड पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है और हमारे विलेज की है। ये एक ऐसी स्वॉर्ड है जिसको प्रिंसेस के अलावा कोई छूने का हक नहीं रखता। अब इसी के साथ सीक्रेट मीटिंग खत्म होती है और सारे लोग यहाँ से उठकर जाने लगते हैं सिवाय हमारे जिंता के। प्रिंसेस भी ये बात जानती है कि सभी लोग जा चुके हैं सिवाय जिंता के और वो बोलती है तो क्योंकि अब सारे लोग चले गए हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उतने फॉर्मल यानी इतना इज्जत देकर ना बुलाओ, बल्कि इसके बदले तुम मुझे अपनी बड़ी बहन कहकर बोल सकते हो। जाते जाते प्रिंसेस पर्दे से बाहर आती है और वो इतनी खूबसूरत थी कि उनको देखकर जिंता देखता ही रह जाता है। ये चीज रूल के खिलाफ है। जिंता बोलता है कि आप एक प्रिंसेस है, आपको देखने का भी हक मुझे नहीं है। तब प्रिंसेस उसके काफी करीब आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम ये सब बोलकर मेरे दिल को दुखाना चाहते हो, और आजकल तो तुम बचपन की तरह मेरा नाम लेकर भी मुझे नहीं बुलाते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम दोनों अकेले हों तब मैं तुम्हारी प्रिंसेस नहीं हूँ। प्रिंसेस आगे बोलती है इस विलेज में ऐसा कोई नहीं बचा जो मुझे मेरे नाम से बुला सके, इसका हक सिर्फ तुम्हें है। इस सुनकर जिंता काफी मुश्किल से प्रिंसेस को उसके नाम यानी शिरायुकी कहकर बुलाता है। इससे प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बैठते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी में डाल दिया। तुम मेरे सबसे लॉयल गार्ड हो, तुम मेरे गार्डियन हो। अब शिरायुकी यानी प्रिंसेस जिंता से बोलती है कि तुम अंदर देखना चाहोगे, और अब जैसे ही जिंता अंदर देखता है तो पाता है कि उसकी छोटी बहन सुजुमे वहाँ सो रही है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बड़ी क्यों नहीं हुई। शायद डीमन की उम्र 1000 साल होती है और इसीलिए इसकी ग्रोथ थोड़ी धीरे होगी। प्रिंसेस बताती है कि तुम्हारी बहन सुजुमे तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही थी जब तुम विलेज के बाहर डीमन से लड़ रहे थे। अब सुजुमे उठती है और अपने सामने अपने भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब सुजुमे के यहाँ से जाते ही थोड़ी देर बाद उनका मुंह बोला बाप आता है। यहाँ वो प्रिंसेस से कुछ प्राइवेट बात करना चाहता था और इसलिए वो जिंता को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन जिंता को ये अजीब लगता है क्योंकि वो प्रिंसेस का लॉयल गार्डियन है। कोई भी उसे ऐसे जाने के लिए नहीं बोल सकता, लेकिन क्योंकि उसका बाप काफी ज्यादा गिड़गिड़ा
रहा होता है तो प्रिंसेस जिंता को यहाँ से जाने के लिए बोल ही देती है। जिंता के जाते जाते प्रिंसेस उससे बोलती है, मेरा पूरा विलेज तुम्हारे ऊपर निर्भर है जिंता, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा चौकन्ना रहो और मेरे विलेज को डीमन से बचाते रहो। तभी कहानी दोबारा एक बार फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम देखते हैं शिरायुकी और जिंता को, जहाँ छोटी प्रिंसेस की माँ अब मर चुकी है और रात के समय वो जिंता को बताती है कि वो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलेगी। वो जिंता को बोलती है कि मेरी बात सुनो, मैं इस ईहेमे के रैंक को पाने के लिए जा रही हूँ और जल्द ही प्रिंसेस बन जाऊंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे। मैं उस चीज के लिए लड़ूंगी जिसके लिए मेरी माँ मर गई है, लेकिन मुझे हमेशा ही इस बात का गम रहेगा कि मैं दोबारा तुम्हें नहीं देख पाऊंगी जिंता। जिंता छोटी प्रिंसेस के दुख को समझता है और फिर खड़ा होते हुए और वादा करते हुए बोलता है, तो मैं भी तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें देखने दोबारा जरूर आऊंगा, तुम्हारा लॉयल गार्डियन बनकर। जब मैं स्वॉर्डमैनशिप में काफी अच्छा हो जाऊंगा और सबसे बेहतर बन जाऊंगा, तब मैं तुम्हारा लॉयल गार्डियन बन जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे प्रिंस के उस टाइटल से कि मैं हमेशा ही तुम्हारी रक्षा करूंगा शिरायुकी। जिस तरह से हमारे मुंह बोले फादर तुम्हारी मदर के लॉयल गार्डियन थे, उसी तरह से मैं तुम्हारा लॉयल गार्डियन बनूंगा। जिंता की ये बात सुनकर शिरायुकी की आंखों में आंसू भर आते हैं। अब कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है और हम जंगल के अंदर दो डीमंस को देखते हैं जो कि दूर से विलेज पर नजर रख रहे थे। तब डीमन गर्ल बोलती है कि मेरा प्लान पक्का काम करेगा, मैंने फ्यूचर देखा है और इसी फ्यूचर के दम पर इतिहास भी बदल जाएगा। और हमें पता चलता है कि इनके प्लान का एक हिस्सा सुजुमे यानी जिंता की छोटी बहन बनने वाली है। यहाँ अगले दिन जिंता अपनी छोटी बहन से मिलने आया होता है। वो उसके सर पर हाथ रखता है और काफी खुश होता है। उसकी बहन भी काफी ज्यादा खुश होती है। जिंता बोलता है कि हमने सब कुछ पा लिया, हमने वो खुशी पा ली जिसकी हमने बचपन से कामना की थी। यह सुजुमे काफी प्यारे तरीके से बोलती है कि मुझे अपनी खुशी से ज्यादा आपकी खुशी की चिंता है, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा ही खुश रहो बड़े भैया। तभी यहाँ प्रिंसेस भी चुपके से उनके साथ वक्त गुजारने आ जाती है, लेकिन प्रिंसेस को देखकर जिंता को काफी ज्यादा ही टेंशन होने लग जाती है। जिंता की फटी जा रही होती है कि अगर किसी ने प्रिंसेस को यहाँ देख लिया तो उसका क्या होगा। तब प्रिंसेस शिरायुकी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, किसी ने इतने सालों से मेरा चेहरा देखा ही नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। प्रिंसेस आगे बोलती है कि मैं अपनी बचपन की यादों को दोबारा जीने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो बताते हैं कि पहले कैसे हम तीनों इसी कमरे में रहा करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। ये सुनकर सुजुमे बोलती है, तो क्यों ना आप हमारे लिए खाना बनाओ और हम तीनों साथ में खाएं। पर चिंता इसके लिए अलाउ नहीं करेगा कि प्रिंसेस अपने हाथों से खाना बनाए। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। यहाँ सुजुमे कंप्लेन करने लगती है कि प्रिंसेस इतने दिनों बाद आई है और आपने कुछ खास बनाया भी नहीं। चिंता बोलता है कि मुझे तुम गुस्सा मत दिलाओ सुजुमे, कहीं मैं तुम्हें मारूं। तब प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारे में इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम अपनी छोटी बहन को मार भी पाओ जिंता। और तब सुजुमे बोलती है कि मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपको चाहे जितना भी गुस्सा है लेकिन आप मुझे एक चांटा भी नहीं मार सकते। और ये वही बात है जो शुरुआत में हमें जिंता की यादों में दिखाई गई थी। इसके बाद तीनों बाहर घूमने की बात करते हैं, जिसपे सुजुमे तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके भाई के पूछने पर सुजुमे बताती है कि मुझे अपनी खुशी से ज्यादा आपके खुश होने पे खुशी होती है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप प्रिंसेस के साथ समय गुजारना ज्यादा पसंद करते हो और इसीलिए वो उन दोनों को ही घूमने के लिए भेज देती है। लेकिन उनके जाते ही वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। हमें पता चलता है कि जब भी सुजुमे अपने अलावा किसी और लड़की के साथ देखती है अपने भाई को, तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। वो घर के कोने में बैठकर अपने नाखूनों को चबाने लगती है। वो ये जानती है कि उसका बड़ा भाई प्रिंसेस को कहीं ना कहीं बहुत पसंद करता है और इसीलिए ये बात वो अपने भाई को कभी नहीं बताएगी कि वो खुद भी अपने भाई को काफी पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। इस बात से समझ में आता है कि क्यों आखिर स्टार्टिंग में वो इतनी ज्यादा प्रिंसेस पर गुस्सा। जिंता प्रिंसेस के साथ लोगों के बीचों से निकलता है, लेकिन लोग ये पहचान ही नहीं पाते कि वो प्रिंसेस है और सब जिंता के साथ एक लड़की को देखकर एकदम हैरान रह जाते हैं। जिंता प्रिंसेस को लेकर अपनी पुरानी दोस्त चितोत्सो की शॉप पर जाता है, लेकिन यहाँ चितोत्से भी प्रिंसेस को नहीं पहचान पाती कि वो उनकी बचपन की दोस्त है। और उसके पूछने पर जिंता बोलता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है और अब वो दोनों खाने के लिए कुछ मांगते हैं। इस बात से प्रिंसेस थोड़ा निराश हो जाती है, पर तभी चितोत्से यहाँ पर उनके लिए चाय और खाने के लिए कुछ ले आती है। यहाँ वो जिंता के फेवरेट मोची लाई थी जो वो बचपन में खाता था और इससे जिंता खुद हैरान था कि चितोत्से को ये याद है। प्रिंसेस उससे पूछते हैं कि आखिर चितोत्से तुम्हें देख इतनी नर्वस क्यों हो जाती है, जिस पर जिंता बोलता है कि अब मैं लोगों के लिए वो पहले वाला जिंता नहीं रहा, अब मैं गार्डियन बन चुका हूँ, चीजें हमेशा ही सेम नहीं रहती। इस पर प्रिंसेस भी एग्री कर जाती है। इसके बाद शाम को वो दोनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बचपन में उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था। पर जिंता यह नोटिस करता है कि प्रिंसेस थोड़ी उखड़ी उखड़ी है और इसीलिए वो उनसे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। अब प्रिंसेस खड़ी होती है और बोलती है, यही वो जगह है ना जहाँ हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, जहाँ से हमने अपनी जर्नी की स्टार्ट करी थी। तो मेरे ख्याल से ये वो सही जगह है जहाँ मुझे तुम्हें बताना चाहिए। प्रिंसेस बताती है कि मैं शादी करने वाली हूँ,
क्योमासा से, यानी इनके मुंह बोले बाप के सगे बेटे से। ये सुनकर जिंता बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। तब प्रिंसेस बोलती है कि चीफ ने मुझसे कहा कि हमारे विलेज पर डीमंस के लगातार अटैक हो रहे हैं और काफी सारे डीमंस देखे गए हैं, इसलिए मुझे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा और इस विलेज का अगला सक्सेसर देना होगा और गाँव की भलाई के लिए। मैं भी इस आइडिया के लिए मान गई और उससे शादी करने के लिए मान गई हूँ। मैं एक प्रिंसेस के तौर पर इसके लिए मान चुकी हूँ, लेकिन अब मैं शिरायुकी हूँ और मैं तुमसे कहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जिंता। मुझे पता है तुम अपने फर्ज में बंधे हुए हो और इसके लिए कभी नहीं मानोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे साथ भागकर नई फैमिली शुरू करना चाहोगे? ये सुनकर चिंता आगे बढ़ता है और बोलता है कि मैं भी आपको पसंद करता हूँ बचपन से, लेकिन मेरी लॉयल्टी प्रिंसेस के टाइटल से है और इसी जगह मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ भागूं तो इस सब का कोई फायदा नहीं होगा। मैं हमेशा ही तुम्हारा लॉयल रहूंगा, लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे माफ करना। शिरायुकी बोलती है, मैं ये जानती हूँ जिंता और मुझे इसका कोई दुख नहीं है। हम दोनों के ही अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करूंगी अंत तक। जिस पर जिंता ये बोलता है कि मैं हमेशा ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा एक प्रिंसेस के तौर पर। इसके बाद हम डायरेक्ट शाइन का सीन देखते हैं जहाँ प्रिंसेस बोलती है फॉरेस्ट में तो डीमंस को देखा गया है और इसीलिए जिंता तुम्हें अपनी ड्यूटीज को निभाना होगा और उन्हें मारना होगा। यहाँ जिंता उन दोनों को फॉरेस्ट में मारने के लिए जाने वाला है। प्रिंसेस बोलती है कि मैं प्रे करती हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। यहाँ जाकुन में बैठा होता है जो जिंता को ही देखे जा रहा होता है। अब जिंता उन डीमन से लड़ने के लिए शाइन से बाहर आ जाता है। तभी जाकुन उसके पास आता है और उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है प्रिंसेस की शादी मेरे से होने वाली है, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता? क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं है इस बात का? लेकिन जिंता बोलता है कि ये वो इस गांव के लोगों के लिए कर रही हैं और मुझे उन पर गर्व है। जाकुन जिंता को जाते हुए बस देखता ही रह जाता है। दूसरी तरफ सुजुने अपने भाई के कपड़े को अपने सीने से लगाए रहती है। तभी यहाँ उन दोनों में से एक डीमन इसके पास पहुँच जाती है। यहाँ जंगल के अंदर आते ही जिंता के ऊपर एक अटैक होता है, लेकिन जिंता इस अटैक से बिल्कुल भी घायल नहीं होता। जिंता उस डीमन की आवाज सुनकर उससे बोलता है, क्या तुम अकेले आए हो? मैंने तो सुना था कि तुम दो हो। जिस पर डीमन बोलता है कि मेरी एक साथी पहले ही विलेज के अंदर जा चुकी है। तभी हम उस डीमन को देखते हैं जो कि काफी डरावना दिख रहा होता है। जिंता उस पर अटैक करता है, लेकिन डीमन उसके अटैक को डॉज कर उसके गाल पर एक स्क्रैच मार देता है। पर अब जिंता अपने एक अटैक में काफी जान लगाने के बाद उस डीमन के लेफ्ट आर्म को काट देता है। दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होता है। डीमन अपने हाथ को उठाता है और बोलता है, एक डीमन 1000 सालों तक जीता है, लेकिन एक इंसान 100 साल से भी कम साल तक जी पाता है और उसमें से अपनी आधी लाइफ तो अपनी स्किल्स और एबिलिटी को अच्छा करने में लगा देता है। दोनों को जीने के अपने अपने तरीके हैं। इसीलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इंसान तुम अपनी स्वॉर्ड को क्यों चलाते हो? क्यों तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो? जिस पर जिंता बोलता है, दूसरों के लिए। मैं अपनी स्वॉर्ड को चलाता हूँ दूसरों को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ सुजुने उस डीमन को देखकर बोलती है, तुम तो एक डीमन हो। वो डीमन बोलती है, हाँ तुम भी एक डीमन ही हो। पर सुजुने बोलने लगती है, मुझसे दूर रहो, मैं एक इंसान हूँ। उसको ऐसा देखकर डीमन बोलती है, तो ये सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई की वजह से है। वो सच में एक अच्छा इंसान है, लगता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो उसने अब तक तुम्हें बचा कर रखा है और तुम ऐसी हो। अपने भाई के बारे में सुनकर सुजुने काफी खुश हो जाती है। ये देखकर डीमन बोलती है, लगता है तुम उसे काफी पसंद करती हो। जिस पर सुजुने खड़े होकर बोलते है कि हाँ वो मेरे लिए सब कुछ है। अब डीमन उसके पास बैठती है और बोलती है, लेकिन कोई है जो तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए क्या तुम मुझे अपनी थोड़ी सी पावर दोगी और मेरे साथ चलोगी? लेकिन सुजुने इसके लिए मना कर देती है। तब डीमन अपनी पावर से सुजुने के सर पर फिंगर रखकर उसे दिखाती है कि प्रिंसेस जाकुन के सामने अपने कपड़े उतार रही है और उसके साथ। खैर इतना देखकर सुजुने एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है, आखिर ये क्या है? मैंने ये क्या देखा? डीमन बोलती है कि मेरे पास फ्यूचर देखने की पावर है और मैं वो तुम्हें भी दिखा सकती हूँ। पर सुजुने मानने के लिए तैयार नहीं। तब डीमन बोलती है कि वो कोई इल्यूजन नहीं था और अगर तुम्हें इस पे भी भरोसा नहीं है तो चलो तुम इसे अपनी आंखों से ही देख लो। सुजुने अभी भी जाने से हिचक रही होती है। तब डीमन बोलती है कि ये तुम्हारे भाई के लिए है, जिस पर सुजुने चलने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ वो डीमन और जिंता लड़ते लड़ते पानी के पास पहुँच जाते हैं। जिंता उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों इंसानों को मार रहे हो? जिस पर डीमन बोलता है, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ। बात तो सही है। पर जिंता उससे पूछता है, तो क्या डीमन का नेचर इंसानों को मारना ही होता है? जिस पर डीमन बोलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपनी सच्चाई से नहीं भाग सकते कि हम लोग एक डीमन हैं। सुनकर जिंता बोलता है, तो अब मैं भी पीछे नहीं हटने वाला और अपनी पूरी जान लगाने वाला हूँ। डीमन बोलता है, तुमने सही कहा, यहाँ दया की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपनी पावर से अपने दूसरे हाथ को काफी बड़ा कर लेता है। अब जिंता अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन डीमन उसके एक हाथ को काट डालता है और उसकी स्वॉर्ड को अपने दांतों से तोड़ डालता है। पर तब जिंता अपने दूसरे हाथ से अपनी टूटी स्वॉर्ड को पकड़ता है और उसको सीधा डीमन के दिल में
मार देता है। डीमन का काफी खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जिंता को लगता है कि वो जीत गया, पर तब डीमन बोलता है, मैंने तो अपना काम कर दिया है। मेरे साथ जो दूसरी डीमन थी उसके पास फ्यूचर देखने की पावर है और हमने देखा कि एक बहुत पावरफुल डीमन जो कि डीमन गॉड है, जो पूरी दुनिया पर राज करने वाला है, वो तुम्हारे विलेज के अंदर है और इसीलिए वो वहीं गई है। डीमन का नाम सुनकर जिंता पहचान जाता है कि वो उसकी बहन की बात कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, डीमन का दूसरा हाथ उसकी मुंडी को पकड़ लेता है और डीमन बोलता है, तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी स्वॉर्ड तुम दूसरों को बचाने के लिए चलाते हो, तो अब क्या कहोगे? अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, तो इंसान तुम अपनी स्वॉर्ड क्यों चलाते हो? तभी जिंता की आंखें बंद हो जाती हैं। यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं श्राइन के अंदर जाकुन प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। प्रिंसेस से मना करती है कि ऐसा मत करो, कम से कम जिंदा को सेफली वापस आ तो जान दो। जिस पर जाकुन बोलता है, क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो क्यों नहीं तुम मुझसे ही शादी कर लेती? अब ये तुम्हारे ऊपर है। तब प्रिंसेस याद करती है कि जिंदा ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि वो किसी भी डीमन को हरा सके। अब प्रिंसेस खड़ी होती है और अपने कपड़ों को खोलने लगती है और बोलती है, मैं यही रास्ता चुनूंगी गाँव के लिए, क्योंकि मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ। वो जाकुन के करीब जाने लगती है, जिस पर जाकुन बोलता है, आखिर क्यों? तुम दोनों एक जैसे हो। लेकिन इससे पहले कि दोनों के बीच में कुछ होता, यहाँ वो डीमन आ जाती है और सुजुने से बोलती है, तो मैंने जो कहा था वो सच था। सुजुने को देखकर वो हैरान हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जिंता को देखते हैं, जो अपनी आंखें खोलता है और पाता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक है। जिंता अब ज्यादा सोचता नहीं है और अपनी बहन को बचाने के लिए जाने लगता है, पर फिर वो देखता है कि पूरा गाँव आग में झुलस चुका है। यहाँ सुजुने बोलती है कि मुझे हमेशा लगता था कि आप मेरे बड़े भाई से प्यार करती हो। प्रिंसेस उसे बोलती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन सुजुने कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। दूसरी तरफ जिंता गाँव में भाग रहा होता है, देखता है कि लोग मर चुके हैं और बाकी लोग आग बुझा रहे हैं। दूसरी तरफ सुजुने बोलती है कि तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल होता है अपनी फीलिंग्स को दबाना, पर मैंने ये किया। मुझे लगा कि मेरा भाई आपके साथ खुश रहेगा। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती है। प्रिंसेस बोलती है, तो ये तुमने अपने भाई के लिए किया और इसीलिए ही तुमने हमेशा खुद को ऐसी छोटी फॉर्म में रखा ताकि तुम उसकी हमेशा छोटी बहन बनी रहो। मुझे माफ कर दो सुजुने, लेकिन मैं हमेशा ही इस विलेज की प्रिंसेस रहूंगी और यही वो रास्ता है जो मैंने चुना है। जिंता काफी स्पीड में श्राइन की तरफ भाग रहा होता है। सुजुने अपनी आंख पे लगी पट्टी को हटा लेती है, जिससे हम उसकी डिमोनिक आई को देख पाते हैं। वो एक इविल की तरह हंसती है और बोलती है, आखिर कब तक तुम मुझे परेशान करने वाली हो, पर अपना गंदा मुंह बंद रखो। तब वो डीमन सुजुने से बोलती है, देखा जैसा मैंने कहा था, प्रिंसेस एक गंदी औरत है, इसने तुम्हारे भाई को धोखा दिया है। वो भाई जिसके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया, ये बिल्कुल भी माफी लायक नहीं है। वो उसे मैनिपुलेट कर रही होती है। प्रिंसेस उसे बोलती है कि उसकी बातें मत सुनो। डीमन बोलती है, तो क्या अब तुम अपने भाई के लिए क्या कर सकती हो? कैसा रहेगा अगर तुम इसको मार दो? उसका ऐसे बोलते ही सुजुने के अंदर से काफी ज्यादा ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और अगले ही पल वो अपनी डीमन फॉर्म में आ जाती है, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही है। सुजुने को डीमन बनता देखकर उसे लड़ने के लिए जाकुन स्वॉर्ड उठा लेता है, लेकिन वो डीमन उसे बोलती है कि तुम्हें दो औरतों के बीच में नहीं आना चाहिए और उसे यहाँ से ले जाती है। अब जमीन में पड़ी स्वॉर्ड सुजुने उठा लेती है प्रिंसेस को मारने के लिए। दूसरी तरफ जिंता भी श्राइन के अंदर आ चुका था। वो गेट तोड़कर सुजुने और प्रिंसेस को आवाज लगाता है। दोनों ही एक दूसरे की तरफ भागते हैं और प्रिंसेस जिंता की बाहों में आ जाती है, लेकिन प्रिंसेस को गले लगाते ही सुजुने प्रिंसेस का गला ही काट डालती है। ये देख जिंता सदमे में ही चला जाता है। उसकी बाहों में उसका प्यार था। तभी उसकी बहन उसके बगल में आती है। उसके हाथ में प्रिंसेस का गला था और वो बोलती है, क्या आप ठीक हो बड़े भाई? अपनी बहन को डीमन बनता देखकर जिंता पूरी तरह से टूट चुका था और तब उसे प्रिंसेस की और अपनी बचपन की सारी यादें एक साथ याद आने लगती है। पर दूसरी तरफ उसकी बहन प्रिंसेस के धड़ के अंदर अपनी तलवार को बार बार लगातार मारे जा रही होती है और साथ साथ हंस भी रही होती है। जिंता देख नहीं पाता, वो अपनी स्वॉर्ड से अपनी बहन पर ही अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके इस अटैक को डॉज कर लेती है। वो बोलने लगती है, आखिर आप अचानक से ये क्या कर रहे हो बड़े भाई? मैं आपकी छोटी बहन हूँ। वो बोलता है, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? सुजुने बोलती है कि ये किसी और से शादी करने वाली थी। इस गंदी प्रिंसेस ने नाटक किया कि वो आपसे प्यार करती है, पर आपको धोखा दे रही थी और इसीलिए मैंने इसे मौत की सजा दे दी। तो अब आपको दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और वो ये ऐसे बोल रही थी जैसे कि उसने कोई गुनाह करा ही नहीं है। और फिर वो आगे बोलती है कि चलो बड़े भाई, अब हम घर चलते हैं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ये सुनकर चिंता बोलता है, तुम थक चुकी हो? ये सब करने के बाद जिन लोगों ने हमें पाला, तुमने उन्हें मार दिया। तुमने प्रिंसेस नहीं, तुमने शिरायुकी को मार डाला। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, और तुम कह रही हो कि तुम थक चुकी हो। पर सुजुने अभी बोलती है, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब जिंता समझ जाता है कि जिस सुजुने को वो जानता था वो अब मर चुकी है और इसीलिए अब बिना कुछ सोचे समझे वो सीधा उस पर अटैक करने लग जाता है। सुजुने उसके अटैक से बचती है और उसकी स्वॉर्ड को तोड़ डालती है। जिंता रोते हुए बोलता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। और तभी उसका जो हाथ कटा था वो उस डीमन के हाथ में बदल जाता है। सुजुने अपने भाई को इतने गुस्से में देखकर बोलती है, क्या आप अब ये सब कुछ उस गंदी औरत के लिए कर रहे हो? जिस पर चिंता चिल्लाकर बोलता है कि अपना मुंह बंद करो। अपने भाई को इतने गुस्से में देखकर सुजुने बोलती है, मैं समझ चुकी हूँ, आपने मुझे छोड़ दिया है, तो अब मैं भी सुजुने को रिजेक्ट करती हूँ। और ऐसा
बोलकर इधर उधर कूद कर उस पर अटैक करने लग जाती है और चिल्लाने लग जाती है, जिसपे जिंता दोबारा बोलता है अपना मुंह बंद करो। तब सुजुने अटैक कर अपना हाथ अपने भाई के पेट में घुसा देती है, लेकिन जिंता अपने मसल्स से उसके हाथ को बाहर ही नहीं निकलने देता और फिर अपने डिमोनिक हैंड से सुजुने पर अटैक कर उसे काफी दूर गिरा देता है। इस पॉइंट पर सुजुने भी तोजी बन चुकी है, उसने भी अपना अदर हाफ खो दिया है, पर डीमन होने के कारण वो अभी भी जिंदा है। उसको जिंदा देखकर जिंता दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसको पंच करने ही वाला होता है, पर बीच में वो डीमन आ जाती है और अटैक उसको लगता है। वो जिंता को पकड़ लेती है और सुजुने को यहाँ से भागने के लिए बोलती है। सुजुने प्रिंसेस का गला उठाती है और यहाँ से जाने लगती है और गेट पर बोलती है मेरे लिए भी इस वर्ल्ड में अब कुछ नहीं बचा है, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, सब कुछ, इस दुनिया को मैं तबाह कर दूंगी और आप याद रखना मैं वापस जरूर आऊंगी। और डीमन अब हंसने लगती है और बोलती है मैं अपने काम में सफल हुई, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। बोलती है कि इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे और अगर ऐसा ही रहता तो एक दिन डीमन बस कहानियों का हिस्सा बन जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और मुझे इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं है। ऐसा बोलते के साथ ही वो मर जाती है। अब चिंता प्रिंसेस के पास जाता है और बोलता है मैं कुछ नहीं बचा पाया, मैं आपको भी नहीं बचा पाया शिरायुकी, मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करता था। ऐसा बोलकर वो काफी जोरों से रोने लग जाता है। काली रात के बाद अगली सुबह को लोग विलेज को छोड़कर जाने लग जाते हैं। चिंता रेडी होने लगता है। अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए वो अपने मुंह बोले बाप से मिलता है, जहाँ उसका मुंह बोला बाप उसको प्रिंसेस की द लेजेंडरी स्वॉर्ड दे देता है। चिंता बताता है कि वो यहाँ से जाकर खुद को ट्रेन करेगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उसको उस डीमन गॉड को यानी सुजुने को मार डालेगा। उसका मुंह बोला बाप बोलता है तो क्या तुम सच में ये करने वाले हो? अब वो जिंता से झुककर माफी मांगने लगता है। वो बोलता है कि मुझे पता था प्रिंसेस और तुम एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, लेकिन मेरा बेटा भी उनके लिए फीलिंग रखता था, इसीलिए मैंने लोगों का वास्ता देकर प्रिंसेस को उससे शादी करने पे मजबूर कर दिया, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। चिंता उनको उठाता है और फिर यहाँ से जाने लग जाता है। उसका बाप बोलता है तुम यहाँ से जा रहे हो और आज से मैं श्राइन का नाम रखता हूँ जिंता श्राइन। जिंता विलेज से बाहर आता है तभी चितोत से उससे बोलती है मैं हमेशा ही तुम्हारा इंतजार करूंगी जिंता, जिस पर जिंता बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। चलते चलते जिंता याद करता है कि उस डीमन ने कहा था 170 साल बाद ये जरूर होगा और अब जिंता बोलता है तो 170 साल देखते हैं। इसके बाद सीन 170 साल बाद जाता है, जहाँ एक लड़का एक श्राइन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड को लेकर चढ़ता है और एक लड़की से यहाँ के बारे में पूछता है और इसी के साथ ये यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा।